Hello everyone, welcome to All Aboard. In this video, we are going to discuss about the SEBI's new framework for SIF. Before starting the discussion, I would like to tell you if you want to download these PDF notes of any YouTube session, you can download our application और वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे. You can also start practicing previous year questions. You can download it from our website and start your preparation related to regulatory bodies right now. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ये फ्रेमवर्क आया था सेबी का कुछ दिन पहले, ये सर्कुलर आया था फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, राइट. तो सबसे पहले क्या याद रखना है हमको, इसका फुल फॉर्म याद करना है. जनरली हम क्या यहाँ पे SIP से कंफ्यूज कर देंगे. SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वेयर एज SIF इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान. ये उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल की चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सेबी ने यहाँ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स को निकाला था to bridge the gap between the mutual funds and portfolio management services. आप सभी जानते हैं एक कॉमन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं, राइट. म्यूचुअल फंड्स को 250 रुपए से भी चालू किया जा सकता है. रिसेंटली ही सेबी ने एक इनिशिएटिव भी लेके आए थे, राइट, छोटी SIP नाम से. 250 रुपए से भी आप म्यूचुअल फंड्स चालू कर सकते हो. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये थोड़े अल्ट्रा रिच लोग यूज करते हैं. बेसिकली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है वो थोड़ा बड़ा लगता है, कस्टमाइजेशन यहाँ हाई लेवल का होता है. अभी इन दोनों के बीच में भी एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती थी जिसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं था. उसके लिए सेबी ने यहाँ पे SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड निकाला है, राइट. SIF हम इसको बोलते हैं. ये बेसिकली ब्रिज कर रहा है गैप को म्यूचुअल फंड और PMS के बीच में. नाउ म्यूचुअल फंड्स के अंदर दिक्कत क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली आपका फंड मैनेजर आपके लिए करेगा. PMS के अंदर बहुत ही जबरदस्त लेवल के कस्टमाइजेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है. तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, म्यूचुअल फंड के अंदर तो 250 रुपए से चालू हो रहा था, इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. जहां फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं. तो ये बीच का एक रास्ता निकाला गया, एक ब्रिज किया गया गैप को. SIF निकाल के आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स बहुत छोटे अमाउंट से भी चालू हो जाता है और जनरली इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अगर आपको लेनी है तो 50 लाख रुपए कम से कम आपको चाहिए होते हैं. 50 लाख रुपीज से आप अपना PMS चालू कर सकते हो. और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जा रहे हो तो वहां कम से कम 1 करोड़ रुपए यानी कि 1 खोखे की रिक्वायरमेंट रहती है. ये एक नया असेट क्लास SIF इंट्रोड्यूस किया है जो कि 10 लाख रुपए मिनिमम से चालू किया जा सकता है. तो ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा ऊपर है पर PMS और AIF से नीचे है. बेसिकली ये म्यूचुअल फंड और PMS के बीच में कहीं आ रहा है, राइट. 10 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट है जिससे आप SIF चालू कर सकते हो. ये एक बैलेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है PMS की, पर रेगुलेशंस इसके होते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरह. इसका लॉन्च डेट क्या है, 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च होने वाला है, राइट. 1 अप्रैल 2025 से आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं. कौन SIF बना सकता है, राइट. SIF को कौन फॉर्म कर सकता है, तो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं जिनको हम असेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, AMCs बोलते हैं, वो अपना SIF बना सकती हैं. 2 रास्ते हैं इसको बनाने के लिए, राइट. 2 रूट्स हैं जिसके थ्रू वो अपना SIF बना सकती हैं. पहला जो रूट होता है उसको हम बोलते हैं साउंड ट्रैक रूट, मतलब कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. एज द नेम सेज इट ऑल, साउंड ट्रैक रूट, साउंड रिकॉर्ड होना चाहिए. ऐसी AMC, ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको कम से कम 3 साल हो चुके हों बिजनेस करते करते और उसका मिनिमम एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट. असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, मान लो 1 लाख लोगों ने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है मेरी कंपनी के अंदर, तो मेरा AUM क्या हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 1 करोड़. तो 1 करोड़ मेरा AUM हो जाएगा. यहाँ पे मिनिमम एवरेज AUM डाला गया कि कम से कम 10,000 करोड़ का AUM नहीं हो इन द लास्ट 3 ईयर्स. तो फिर आना ही मत इस रूट के अंदर. पहले तो आपको 3 साल ऑपरेट करते करते हो गए होने चाहिए AMC को. वो हो गया तो बहुत बढ़िया बात है. सिर्फ ऑपरेट करने से कुछ नहीं होता, स्किन इन द गेम भी होनी चाहिए, कम से कम कुछ किया हुआ होना चाहिए, राइट. तो 10,000 करोड़ का AUM बहुत अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है. अगर आपका लास्ट 3 साल में 10,000 करोड़ का AUM हो चुका है तो वेरी गुड, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो. और आपके खिलाफ कोई रेगुलेटरी एक्शन नहीं होना चाहिए. लास्ट 3 साल के अंदर कोई रेगुलेटरी एक्शन ना लिया गया हो. जैसे काफी सारे रेगुलेटरी एक्शंस होते हैं, फ्रंट रनिंग के केस होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स पे चल रहे होते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं अलाउड है.
आप एकदम क्लीन होने चाहिए, 3 साल कम से कम होने चाहिए और 10,000 करोड़ का आपने AUM किया होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आ जाओ रूट नंबर 1 आप लोगों के लिए, राइट। ये आपके सर्कुलर से ही दिया हुआ है रूट नंबर 1 साउंड ट्रैक रूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 साल का रिक्वायरमेंट है, 10,000 करोड़ से नीचे का नहीं होना चाहिए, कम से कम 10,000 करोड़ का AUM होना चाहिए। AUM क्या होता है? असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, जिसके बारे में हमने बात करी पिछले 3 साल के अंदर। और कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए उसका AMC का अंडर सेक्शन 11, 11B और 24 ऑफ द सेबी एक्ट 1992 ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। अगर रूट 1 के अंदर आप फॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों के लिए एक रूट 2 भी है, ऑल्टरनेटिव रूट। यहां पे आपके जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, CIO हैं, उनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनने कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर का या कम से कम 5,000 करोड़ का AUM तो मैनेज किया ही हो। तो आपके जो CIO हैं, CIO क्या होते हैं? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होते हैं। 10 साल का कम से कम उनका एक्सपीरियंस हो, प्लस उन्होंने AUM इक्वल टू और ग्रेटर देन 5,000 करोड़ कम से कम मैनेज किया हो, और आपके जो फंड मैनेजर हैं उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो और उनने AUM 500 करोड़ या उससे ऊपर का मैनेज किया हो। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप रूट 2 में आ सकते हो। देखो रूट 1 में आप आ नहीं रहते, n नंबर ऑफ रीजंस की वजह से नहीं आ सकते हो। मान लो आपका जो AUM है वो 10,000 करोड़ का नहीं है पिछले 3 साल में, या फिर आपका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आपने यहाँ पे AMC जो है वो नहीं है, 3 साल से नहीं चला रहे हो, आप 1 साल से ही चला रहे हो, 2 साल से ही चला रहे हो। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? रूट 2 में आ सकते हो रादर देन रूट 1 की जगह। ओके, यहां पे आपको CIO लाना पड़ेगा, जबरदस्त 10 साल के एक्सपीरियंस वाला पर्सन। AUM उसने मैनेज किया हो 5,000 करोड़ या उससे ऊपर का, फंड मैनेजर का 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस 500 करोड़ या उससे ज्यादा का AUM, ये यहां पे रिक्वायरमेंट रखी गई है। अच्छा, ये नो एक्शन वाली रिक्वायरमेंट यहां पे भी है, मैं यहां पे शायद मेंशन करना भूल गया हूं। आप यहां सर्कुलर देख सकते हो, नो एक्शन, जो अगेंस्ट AMC कोई भी एक्शन नहीं लिया हो, राइट, सेबी एक्ट के अंदर इन द लास्ट 3 ईयर। अगर एक्शन लिया होगा तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं हो, रूट 1 के अंदर भी, रूट 2 के अंदर भी, राइट। तो यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तो सबसे ऊपर रखा गया है। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस अभी क्या होता है? अब एक मान लो HDFC AMC है, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो अपना SIF लेके आ रही है, तो ऑलरेडी उसका म्यूचुअल फंड बिजनेस है। अब जो वो SIF बिजनेस के लिए लेके आ रही है, क्या वो अपनी खुद की ब्रांडिंग या एडवर्टीजमेंट यूज कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। SIF का अपना एक डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम होना चाहिए और लोगो भी अलग होना चाहिए, एंड दैट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड बिजनेस। ऐसा नहीं कि HDFC AMC अपने ही नाम से SIF भी लॉन्च कर दे, वो तो म्यूचुअल फंड बिजनेस है ना। आप SIF को अलग रखो, उसका ब्रांड नेम भी अलग करो, उसका लोगो भी अलग करो। पर एक बार के लिए, क्योंकि SIF अभी नया नया है मार्केट में, एक बार के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी आने वाले 5 साल तक अपना इनिशियल्स यूज कर सकती है, अपना ब्रांड नेम यूज कर सकती है। जैसे XYZ SIF लिख सकती है, ब्रॉट टू यू बाय ABC म्यूचुअल फंड। वैसे ही HDFC AMC भी अगर निकाल रही है तो HDFC SIF ब्रॉट टू यू बाय HDFC AMC म्यूचुअल फंड लिख सकती है। 5 साल तक के लिए अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। सेपरेट वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ेगी SIF का। ऐसा नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड वाली वेबसाइट पे ही SIF को भी चिपका दिया, वो सब नहीं चलेगा। एक इंडिपेंडेंस, एक ऑटोनॉमी आपको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। ब्रांड नेम का 5 साल का यहाँ पे टाइमलाइन है, 5 साल तक आप ये सब चीजें इनिशियल्स यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे सर्कुलर के अंदर भी यही सारी चीजें लिखी हुई है, राइट। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट कर रखी है। तो बेसिकली मैंने यहाँ सर्कुलर के स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए हैं, जिन्हें आप लेटर ऑन पढ़ सकते हो आफ्टर दिस सेशन। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अलाउड अंडर SIF। सर हम तो SIP करते हैं, SWP करते हैं, STP करते हैं, या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये SIF क्या चीज है, राइट। SIF के अंदर और ऐसा क्या होने वाला है? देखो SIF अभी म्यूचुअल फंड में तो आप 2-3 हजार, 10,000, 250 रुपए से भी चालू कर सकते हो, राइट। तो आपका रिस्क एक्सपोजर, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है म्यूचुअल फंड्स के पास। PMS में ज्यादा होती है, AIF में उससे भी ज्यादा होती है। SIF एक बीच का रास्ता है, राइट। यहां पे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा होगी, रिटर्न भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस का जो है रूल होता है,
हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, राइट, इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। यार रिस्क लोगे तो क्यों नहीं बनेगा रिटर्न, पर रिस्क भी बढ़ जाएगी, रिटर्न ज्यादा बनेगा तो ये तो इक्वेशन है जो हमेशा होल्ड ट्रू करेगी, राइट, इट विल ऑलवेज होल्ड गुड। सो एसआईएफ ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, 3 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस किया है कि आप इन 3 तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला, इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। ये सारी स्ट्रैटेजीज किससे रिलेटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब जो आपका पैसा है वो इक्विटी के अंदर जाने वाला है, कंपनीज की इक्विटी के अंदर जाने वाला है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये फंड लॉन्ग पोजीशंस भी ले सकता है, शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकता है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय कर लिया फिर सेल किया, शॉर्ट पोजीशन मतलब पहले सेल कर दिया उसके बाद बाय कर लिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर में हम समझेंगे इसका क्या मतलब होता है, अभी के लिए समझ लो। ये एसआईएफ लॉन्ग पोजीशन भी ले सकता है जिसको हम बाय पोजीशन बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी ले सकता है जिसको हम सेल पोजीशन बोलते हैं, राइट। सो दिस फंड कैन टेक बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। एटलीस्ट 80% पैसा, क्लाइंट का 80% पैसा इक्विटी के अंदर डालना। अरे नाम ही इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो 80% तो डालोगे ना इक्विटी में, राइट, 80% तो डालोगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा, 80% का रख दिया। फिर उसके बाद मैक्सिमम 25% शॉर्ट एक्सपोजर, जो आप शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हो मैक्स टू मैक्स 25% की ले लेना। ये अनहेज्ड डेरिवेटिव्स, अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ गई है यहाँ पे, एंड आई होप आपने डेरिवेटिव के ऊपर कल का वीडियो भी देखा हो, राइट। कल मैंने वीडियो बना के पोस्ट किया था, सो आप उसमें भी देखा होगा, तो आपने अनहेज्ड क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये सब चीजें डेफिनेटली समझी होंगी आपने, राइट। तो अगर वो वीडियो आपने देखा है तो डेफिनेटली आपको ये चीज क्लियर होगी कि हेजिंग क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं एंड ऑल। नहीं देखा है तो मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेटली समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जो वीडियो था वो इंडसइंड बैंक के ऊपर था, इंडसइंड बैंक की क्राइसिस के ऊपर था, उसमें मैंने सारी चीजें समझाई थी, फिर से समझा देता हूं, कोई बड़ा इशू नहीं है। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर, जिसको आप क्या करते हो, अंडरलाइंग एसेट को बेस में लेके ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। अनहेज्ड डेरिवेटिव मतलब ये रिस्की हो गए, नेकेड डेरिवेटिव पोजीशंस हो गई। नेकेड डेरिवेटिव पोजीशंस का क्या मतलब होता है, मान लो मैंने फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने फ्यूचर्स को सेल कर दिया, राइट। लेट्स सपोज अडानी एंटरप्राइज एक कंपनी है, इसके फ्यूचर्स को मैंने सेल कर दिया, ये एक अनहेज्ड डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया, एक अनहेज्ड डेरिवेटिव हो गया। मतलब डायरेक्टली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, राइट, डायरेक्टली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पीछे बैकिंग नहीं है, पीछे बैकिंग नहीं है, हेज करने के लिए कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन कुछ नहीं लिया, सीधा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। समझना। अब अगर मेरे पास अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स पड़े थे, मैंने बाय कर रखे थे, मेरे पास ऑलरेडी आई वाज लॉन्ग ऑन अडानी शेयर्स। अब अगर मैं फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, अडानी के ही, ऑब्वियसली अडानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स को मैंने सेल कर दिया या शॉर्ट पोजीशन ले लिया, इसको अनहेज्ड नहीं बोलेंगे, ये हेज्ड है। रीजन बीइंग मेरे पास ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन है, अब मैंने शॉर्ट पोजीशन ले भी ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम फुली प्रोटेक्टेड, राइट। इसी को बोलते हैं हम हेज्ड डेरिवेटिव। पर इसके अंदर आप 25% से ज्यादा अनहेज्ड डेरिवेटिव्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते हो, राइट। ये रूल है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। रिडेम्पशन क्या होगा इसका, डेली या फिर डिसाइडेड बाय एएमसी। यहां पे आप डेली रिडेम्पशन कर सकते हो या एएमसी डिटरमाइन करेगी, उस तरह से कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन बाय पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन सेल पोजीशन होती है। लॉन्ग पोजीशन सब में सुन रखा होगा। मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर था नहीं तो मैंने क्या किया, लॉन्ग कर लिया, मतलब बाय कर लिया। अब बाद में क्या करूंगा मैं उसको, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल है ना, अभी मेरे को नहीं ध्यान है अडानी एंटरप्राइज का शेयर एग्जैक्टली कितने रुपए चल रहा है, मान लो 1000 रुपए का चल रहा है, ठीक है। अब आपने बाय किया है तो आप क्या करोगे, महंगे पे सेल करोगे ऑब्वियसली। तो मान लो जब 1500 का हो गया तब आपने सेल कर लिया, तो 500 रुपए का आपने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया।
ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहां हमेशा आपको पहले बाय करना पड़ता है फिर सेल करना पड़ता है। अब शेयर चल रहा है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का शेयर चल रहा है अभी फिलहाल, 1000 का पहले चल रहा था, 1500 पे आ गया, आपने सेल कर दिया, पहले पड़ा हुआ था आपके पास। अब आपको लग रहा है ये शेयर गिर के 800 रुपए पे आ जाएगा फ्यूचर में, जल्दी ही ये 800 रुपए पे आ जाएगा, लेट सपोज जल्दी ही आ जाएगा। तो अभी आप क्या चाहते हो कि मैं 1500 पे सेल करूं, पर अब तो आपके पास शेयर है ही नहीं, यू डोंट हैव द शेयर, सेल कैसे करोगे? कर सकते हो, अभी भी सेल कर सकते हो, यहां सेल कर लो, बाद में जब गिर जाए तो बाय कर लेना। अरे बिजनेस क्या होता है, सस्ते पे खरीदना महंगे पे बेचना, यही तो बिजनेस होता है। अब वो स्टॉक मार्केट का हो या कोई भी बिजनेस हो, डजेंट मैटर, सस्ते पे खरीद के महंगे पे बेचने को बिजनेस बोलते हैं। वही तो हम कर रहे हैं दोनों केस में। यहाँ पे आपने 1000 पे खरीदा, 1500 पे बेच दिया, यहाँ 1500 पे बेच रहे हो, 800 पे खरीदोगे, दोनों जगह हो तो बिजनेस ही रहा है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि शेयर ही नहीं है फिर भी आपने बेच दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपके पास होना भी तो चाहिए ना बेचने के लिए। देखो एक एग्जांपल देता हूं समझना, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सेलिंग। नहीं होने के बाद भी बेच दिया, ऐसा कैसे हो सकता है समझना। ये एक शॉप है, ये मिस्टर ए है, शॉप के ओनर कौन है? मिस्टर बी है, ठीक है। अब मिस्टर ए को एक पेन खरीदना था इस शॉप से, मिस्टर ए को एक पेन बाय करना था। तो मिस्टर ए के यहां से क्या है ना, ये शॉप बहुत दूर हुआ करती थी, मान लो 10 किलोमीटर दूर थी। तो मिस्टर ए ने क्या किया, कॉल किया शॉपकीपर को, शॉपकीपर को बोला यार ये पर्टिकुलर पार्कर वाला पेन तुम्हारे पास है क्या? अगर है तो मैं आता हूं लेने। शॉपकीपर के पास ये पेन नहीं था, शॉपकीपर के पास ये पेन था ही नहीं, फिर भी शॉपकीपर ने बोल दिया हाँ है, पर तुम एक काम करना, 4 बजे आना, 4-5 बजे आना, मैं तुमको ये पेन प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। शॉपकीपर के पास ये पेन नहीं था। मिस्टर ए ने क्या किया, फटाफट से गूगल पे कर दिया 100 रुपये का, ठीक है, और ये पेन खरीद लिया, पेन खरीद लिया। मिस्टर बी ने, जो शॉपकीपर था, उन्होंने पेन बेच दिया 100 रुपए पे, राइट। तो आपको नहीं लगता है इस केस के अंदर मिस्टर बी ने पेन बेच दिया है 100 रुपए पे? ये पेन शॉपकीपर से मिस्टर ए का हो चुका है, 100 रुपये में सोल्ड। पर अभी भी इस केस में भी तो मिस्टर बी के पास पेन था ही नहीं, तो क्या हो गया, शाम तक अरेंज कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, शाम तक अरेंज कर लेगा किसी और शॉपकीपर से। करस्पॉन्डिंगली मिस्टर बी क्या करेंगे, शाम तक किसी से पेन बाय कर लेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, 100 रुपए पे बेचा है, 80 रुपए पे बाय कर लिया। यही तो शॉर्ट सेलिंग होती है। रियल बिजनेसमैन भी तो कर सकता है ना। हमने उसको फोन किया कि पेन है, उसने बोला हाँ पड़ा हुआ है आ जाओ, उसके पास था नहीं, फिर भी उसने सेल कर दिया, तुमने उसको गूगल पे कर दिया, लेटर ऑन वो बाय कर लेगा और शाम तक तुमको दे देगा, जब तक तुम 4 बजे तक जाओगे वो अरेंज कर देगा। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आपने सेल कर दिया है स्टॉक, तो आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको वापस बाय करना पड़ेगा। अगर सस्ते पे बाय कर लिया तो आपका प्रॉफिट है, महंगे पे बाय किया तो आपका लॉस है। दिस इज नथिंग बट शॉर्ट सेलिंग, राइट। आगे चलते हैं, समझते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हमने बात किया, इक्विटी, लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये SIF लॉन्ग पोजीशन भी ले सकता है, शॉर्ट पोजीशन भी ले सकता है। याद रखने वाली बात क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इसलिए 80% का यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है जो आपको इक्विटी फंड्स के अंदर डालना है, इक्विटी शेयर्स के अंदर डालना है। और अनहेज्ड डेरिवेटिव्स पे जो आप शॉर्ट एक्सपोजर ले रहे हो वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25% वाली लिमिट, राइट। उसके बाद आती है इक्विटी एक्स टॉप 100 शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट फंड। एक्स टॉप 100 कोई भी लेने का, लेकिन टॉप 100 नहीं लेने का, इसलिए तो यहां पे लिखा है एक्स टॉप 100। जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 है, उसमें क्या 50 टॉप स्टॉक्स आ रहे हैं, 50 टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स आ रहे हैं, सबसे बड़े स्टॉक्स आ रहे हैं। वैसे ही पहले 100 को छोड़ दो, बाकी के लो। सर ये क्या बात है? अरे रिस्क तभी तो आया, पहले तुम साला HDFC बैंक लेके बैठ जाओगे तो फिर रिस्क का आएगा। किस बात का रिस्क? HDFC बैंक में किस बात का रिस्क? रिलायंस में किस बात का रिस्क है ना? ये तो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हो गए ना, ये तो ब्लू चिप कंपनीज हो गई। अब आपने अपना रिस्क बढ़ाया है तो रिटर्न भी तो बढ़ेगा, तो रिस्क कैसे बढ़ाया है? दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जो टॉप 100 में नहीं आते, क्योंकि वो बढ़ेंगे जोर से पर वो गिरेंगे भी जोर से। ये मिड कैप कंपनीज हो सकती हैं, राइट। सो एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड,
यहां पे एटलीस्ट 65% स्टॉक्स आउटसाइड द टॉप 100 होने चाहिए, मतलब जो टॉप 100 है उसको छोड़ दो, जो बाकी की कैटेगरी है उसके अंदर 65% पैसा इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, बचा हुआ जो कितना बच गया है, 35% बच गया है ना, वो टॉप 100 में डाल सकते हो, पर एटलीस्ट 65% पैसा उसमें मत डालना, कम से कम 65% पैसा उसके अलावा भी यूज करना। मैक्सिमम 25% शॉर्ट एक्सपोजर यहां पे भी है, राइट। थर्ड कैटेगरी सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये मिनिमम कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में डालता है, सेक्टर स्पेसिफिक शेयर्स में डालता है। अब वो ईवी हो सकता है, इलेक्ट्रिक कंपनीज हो सकती है, सोलर कंपनीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, आईटी इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। यहां फंड मैनेजर बेट कर रहा है कि ये वाला सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म कर जाएगा, इसीलिए वो इसको ले रहा होगा। एटलीस्ट 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन 4 सेक्टर मैक्सिमम, कम से कम 80% पैसा 4 सेक्टर के अंदर डाल देना। शॉर्ट एक्सपोजर अप्लाइज एट द सेक्टर लेवल। यहां जो शॉर्ट एक्सपोजर चलता है वो सेक्टर लेवल पे चलता है, राइट। यहां पे भी 25% वाली बात कही है। फिर आते हैं डेट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अरे पहले इक्विटी में डाल रहे थे, फंड मैनेजर इक्विटी में डाल रहा था, यहाँ डेट में डाल रहा है, यहाँ डेट में डाल रहा है, यहाँ बॉन्ड्स खरीद रहा है, डिवेंचर्स खरीद रहा है, ट्रेजरी बिल्स खरीद रहा है, डेट सिक्योरिटीज खरीद रहा है, इक्विटी नहीं खरीद रहा। डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड, इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पे भी अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर हो सकता है वाया डेरिवेटिव्स, राइट। फिर आते हैं सेक्टोरल डेट फंड। अब यहां पे भी सेम बात है कि आपने सिंगल सेक्टर के अंदर मैक्सिमम 75% आपने डाला है, और एटलीस्ट आपको 2 सेक्टर में तो यहां पे पैसा डालना ही है। दिस इज रिलेटेड टू डेट फंड। यहां पे भी 25% वाली लिमिट अप्लाई होती है। फिर आते हैं मिक्स फंड। अभी हमने इक्विटी की बात कर ली, डेट की भी बात कर ली, तो क्यों ना इन दोनों का मिक्स कर दें, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी फंड्स। यहां पे थोड़ा डेट भी ले लो, थोड़ा इक्विटी भी ले लो, बैलेंस बना के चलो ना। हाइब्रिड है, नाम में ही हाइब्रिड है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। तो एक्टिव असेट अलोकेटर शॉर्ट लॉन्ग फंड नाम है इसका। पहला ये हो जाता है, ये डायनेमिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसके अंदर, इक्विटी में, डेट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कमोडिटी डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं छोड़ा है, राइट, कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे। 25% वाली लिमिट यहाँ पे भी है। फिर आता है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, यहाँ पे भी 25% वाली लिमिट है। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में क्या है, 25% इक्विटी, 25% डेट, एटलीस्ट लिखा है, मतलब मिनिमम 25% इक्विटी में डाल दो, मिनिमम 25% डेट में डाल दो। सर ये तो 50 ही हुआ, बचे हुए 50 का क्या करें? अरे उसको कहीं भी डाल दो, उसको पूरा इक्विटी में डाल दो, पूरा डेट में डाल दो, जहां मर्जी हो वहां डाल दो, राइट। मिनिमम लिमिट क्या है, 25% है, 25 इक्विटी में, 25 डेट में, उसके बाद मर्जी पड़े जो करो बचे हुए 50 से, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंड होल्डर। मर्जी पड़े जो करो, मतलब वो एक्सपर्ट लोग होते हैं भाई, हमने देखा कैटेगरी के अंदर 1 और 2 के अंदर, राइट। वहां पे ऐसे अरे गरे नहीं बैठे होते, वहां पे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं जो ये सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं फंड मैनेजर्स, ओके। एसआईएफ के अंदर सर हम 10,000 रुपए लेके नहीं हो सकता, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए के नीचे आना ही मत। 10 लाख रुपए पर इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर के पास 10 लाख रुपए हैं तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती है यार। हेजिंग मजाक थोड़ी है, 10,000 रुपए में हेजिंग हो जाएगी, नहीं होती, पैसा लगता है उसके लिए, राइट। इफ यू वांट ऑप्शंस देन इट कम्स विद अ कॉस्ट, राइट। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए तो उसके ऊपर एक कॉस्ट लगती है, तो यहाँ मिनिमम एंट्री ही 10 लाख रुपए से हो रही है, उसके बिना स्ट्रैटेजीज बनाना इस तरह की पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन से इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एग्जेम्प्ट है 10 लाख वाली कैटेगरी से, ठीक है। ये बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कौन होते हैं। यहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इसके अंदर SIF के अंदर भी आप SIP कर सकते हो, SWP कर सकते हो, STP कर सकते हो। सर SIP, SWP, STP नहीं समझ में आ रहा है, हमने पहली बार सुना है, SIP सुना है, WP, TP पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, आज सुनते हैं क्या होता है, ठीक है, जल्दी सुनते हैं। अभी ये समझ गए ना कि 10 लाख रुपए से कम तो आ ही नहीं सकते। अच्छा, अगर आपकी वैल्यू 10 लाख रुपए से गिर गई है, राइट, आपने 10 लाख रुपए, मान लो 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, फिर मैंने 1 लाख का बेच दिया, अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, 9 लाख रुपए पे मैं नहीं आ सकता हूं, राइट। और अगर 9 लाख रुपए पे मैं आ गया, कैसे आ गया? अरे यार इन्वेस्टमेंट किया, शेयर मार्केट गिर गया, उस तरह से मैं 9 लाख पे आया, बेच के नहीं आ सकता। अगर आपको 10 लाख से नीचे जाना है तो पूरा 10 लाख रुपए का बेच दो,
उससे नीचे का क्राइटेरिया है ही नहीं। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि मार्केट गिरने की वजह से मेरी एनएवी गिर गई, मेरा वैल्यू गिर गया, 10 लाख से 9 लाख आ गया, 8 लाख आ गया, वो पॉसिबल है, वो अलाउड है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार 10 लाख दे दिए ना सर, अब 5 लाख वापस निकाल लेता हूं। नहीं भाई, तुम्हारे 10 वापस पूरे पकड़ लो, राइट? या तो पूरे 10 लो या पूरे 10 निकालो, बीच में मत रहो, ठीक है? अभी समझ लेते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी क्या होता है। देखो, एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सबने सुना होगा। 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनने सुना होगा। एक और बार फटाफट से सुना देता हूं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिकली यू आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट ईयर, नाम से ही समझ में आ रहा है। सिस्टमैटिकली हर महीने, हर हफ्ते, आजकल तो हर दिन भी हो गया है, डेली एसआईपी भी चालू कर सकते हो, राइट? तो सिस्टमैटिकली आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा। आपके पास पैसे उतने नहीं है, बड़ी कैपिटल नहीं है, आपको बड़ी कैपिटल बनानी है, आप एसआईपी करवाओगे, अगले 10 साल 20 साल में बड़ी कैपिटल बनाओगे। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब मान लो कोई एक पर्सन 60 साल का है, 80 साल का है, वो बोल रहा है मेरे को 2 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, मुझे कैपिटल नहीं बनानी। अब वो कैपिटल बना के करेंगे भी क्या, राइट? अब बचा ही क्या है कैपिटल बनाने के लिए, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। तो 2 करोड़ रुपए उन्होंने जमा कर लिए लाइफ टाइम, बहुत मेहनत करके, बाय डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही हैज अक्यूमुलेटेड 2 करोड़ वर्थ कैपिटल। नाउ ही वांट्स अ सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इनकम, ही डोंट वांट टू इन्वेस्ट हिज मनी, अंडरस्टैंड? 80 साल में क्या इन्वेस्टमेंट करोगे? ही वांट्स कि उनको मंथली इनकम आती रहे, तो या तो एफडी करवा दो, उसका इंटरेस्ट बैंक में ले लो, हर महीने ले लो, क्वार्टरली ले लो, हाफ ईयरली ले लो, बहुत ऑप्शन है। या फिर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हो। अब इसके नाम में क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग हियर, आई एम विड्रॉइंग हियर। नाउ आई विल बी गिविंग 2 करोड़ टू एन एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी। मैं उनको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, धीरे धीरे उसको विड्रॉल करना चालू करूंगा सिस्टमैटिकली, हर महीने कर लूंगा, हर क्वार्टरली कर लूंगा, जैसे मेरा मूड है वैसे विड्रॉ कर लूंगा। पर सिस्टमैटिक होना चाहिए, हर कभी नहीं कि अभी आज कर लो कल कर, नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा, सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनके पास बड़ा कॉर्पस है और चाहते हैं कि मंथली फ्लो बना रहे, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने अमाउंट से विड्रॉ करते रहते हैं, फिर भी उनका पैसा बढ़ता रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। फिर आता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। 2 मार्केट होते हैं, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। एक होता है इक्विटी मार्केट, एक होता है डेट मार्केट। इक्विटी मार्केट बहुत ओवर हाइप हो गया, अच्छा खासा बढ़ गया, अब आपको लग रहा है गिरने वाला है। आपका 1 CR का अमाउंट जमा हो गया यहाँ पे, राइट? अब ये जमा ना हो जाए, एक्चुअल में गिर ना जाए, उसके लिए आपने क्या किया, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यूज कर लिया। आप इक्विटी से उठ के डेट में चले गए, 1 करोड़ रुपए आपने डेट में डाल दिए कि यार मुझे डर लग रहा है मार्केट गिर जाएगा, एक काम करते हैं, लेट्स मूव टू द डेट। फिक्स्ड इनकम के मजे लेते हैं, 6-7%, 8% कमाते हैं, बहुत हो गया, 12-13% कमा लिया अच्छा खासा। फिर उसके बाद वापस मार्केट क्रैश हो गया, आपने सोचा था वो हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, इक्विटी मार्केट जबरदस्त गिर गया। अब एक काम करो, अब ये लुक्रेटिव हो गया इक्विटी मार्केट, गिर के और कितना गिरेगा, अब डेट फंड से वापस इक्विटी में चले जाते हैं। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट विड्रॉइंग योर मनी, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी, यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम वन असेट क्लास टू अनदर असेट क्लास। आप इक्विटी से डेट में चले गए, आप डेट से इक्विटी में चले गए, यू आर जस्ट जंपिंग, यू आर जस्ट टेकिंग अ ट्रांसफर हियर एंड देयर, राइट? ये होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो हमने 2-5 मिनट में तीनों समझ लिए, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी क्या होता है। अब आगे चलते हैं, टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं। बात आई इन इन्वेस्टर्स की, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास स्पेशल फाइनेंशियल नॉलेज होता है, इनके पास एक्सपीरियंस होता है, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट? इनके लिए ये प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, जैसे एसआईएफ होता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, पीएमएस होते हैं, ये सारे इन्हीं लोगों के लिए बने हुए होते हैं, राइट? इसीलिए सेबी ने इनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है 10 लाख रुपए से कि यार तुम्हारे लिए क्या करना, तुम तो ऑलरेडी बहुत समझदार हो, राइट? इसीलिए इनको यहाँ पे 10 लाख की लिमिट से एग्जेम्पशन मिला है। अच्छा, मैं आपको पॉइंट बता रहा था, 10 लाख से नीचे अलाउड नहीं है। सर एक बार 10 लाख ले लो, उसके बाद 2 लाख वापस दे दो, नहीं तुम पूरे 10 लाख ही वापस पकड़ो। एक बार या तो 10 लाख दे दो, या एक ही बार में पूरे लेके चले जाओ, बीच का कोई रास्ता मत निकालो। सर ऐसा हो सकता है क्या कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए पर हमने नहीं निकाला, पर उसकी वैल्यू गिर गई, क्रैश आया, 9 लाख रुपए हो गए? हाँ हो सकता है, तो चलेगा। इसको पैसिव ब्रीच बोलते हैं। एक्टिव ब्रीच क्या होता है, आपने पैसा निकाल लिया तो यार फिर पूरा ही पकड़ो, एक्टिव ब्रीच नहीं चलेगा। पैसिव ब्रीच चल जाएगा
यार तुम्हारी क्या गलती, मार्केट गिर गया तो 9 लाख हुए ना, वापस हो जाएंगे, ये तो साइकिल चलता रहता है। तो ये वाला वॉयलेशन चलेगा, पैसिव ब्रीच वाला काम चल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मैक्सिमम 20% ऑफ एनएवी इन AAA रेटेड सिक्योरिटी, मैक्सिमम AAA रेटेड में आप 20% लगाओगे, 16% आप AA में लगाओगे, 12% आप A रेटेड में लगाओगे। अरे रेटिंग्स होती है, इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती है कि कितना बढ़िया ये एसेट क्लास है, राइट। सेक्टरल कैप, एक सेक्टर में 25% ज्यादा मत लगाना, नहीं तो क्या होगा, सारा पैसा आईटी में लगा दिया, आईटी गया तो फिर पूरा पोर्टफोलियो गया, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव्स, अच्छा 25% ऑफ नेट एसेट्स नॉन हेज्ड डेरिवेटिव्स में मत लगा देना, ये तो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, बहुत बार पढ़ लिया है। तो सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन रूल्स, एसआईएफ स्कीम कैसी हो सकती है, ओपन एंडेड भी हो सकती है, क्लोज्ड एंडेड भी हो सकती है और इंटरवल बेस्ड भी हो सकती है। सर क्या बोल रहे हो, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, इंटरवल नहीं समझाते, बताते क्या होता है। कस्टम सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ पे, राइट। अभी समझना बात को, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ओपन एंडेड क्लोज्ड एंडेड क्या होती है, ठीक है। ओपन एंडेड क्लोज्ड एंडेड क्या होती है और इंटरवल बेस्ड क्या होती है। ओपन एंडेड होती है, इनका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, कभी भी आ जाओ कभी भी चले जाओ। जैसे आप जो एसआईपीस करते हो, मान लो आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड, एक म्यूचुअल फंड है, एक कैटेगरी है फंड की मिड कैप कैटेगरी, उसमें एसआईपी करते हो। आज चाहूं तो अभी खोल सकता हूं, कल चाहूं तो कल निकल सकता हूं, बिकॉज दिस इज अ ओपन एंडेड, दरवाजा खुला है, आ जाओ, निकलना है अभी निकल जाओ, ओपन एंडेड है। एक होती है क्लोज्ड एंडेड, यहां पे दीज फंड्स हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, इनका फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 साल 7 साल, राइट। इनको आप इनकी इनिशियल फंड ऑफरिंग में लगा सकते हो, राइट। एनएफओ में अप्लाई कर सकते हो, कोई नया आया है, ऑफर आया है इसका, कोई नया फंड आया उसमें आपने अप्लाई कर दिया। अब आफ्टर लॉन्च ये क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड करेंगे। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है तो क्लोज्ड एंडेड है, राइट। उसको आपको लेना है तो उसके आईपीओ में लगाना पड़ेगा, इनिशियल फंड ऑफरिंग में लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं इंटरवल बेस्ड फंड्स, ये हाइब्रिड होते हैं, कुछ टाइम पे इनका इंटरवल होता है, मंथली होता है, वीकली होता है। तो इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, या तो वीकली बाय कर सकते हैं, मंथली बाय कर सकते हैं, क्वार्टरली। सर अभी लेना, अरे अभी नहीं हो सकता, एक इंटरवल पीरियड डिफाइंड है, ये फर्क होता है। ओपन मतलब ओपन, क्लोज मतलब क्लोज्ड, यहाँ दरवाजे बंद है, और इंटरवल मतलब दरवाजे स्पेसिफिक टाइम पे खुलेंगे बाकी बंद रहेंगे। ये होते हैं ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड और इंटरवल बेस्ड फंड्स। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर क्लोज्ड एंडेड एसआईएफ है तो उसकी मैंडेटरी लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, ताकि लोगों को एग्जिट ऑप्शन मिले। ऐसा नहीं कि तुमने दरवाजा बंद करके रख दिया, नहीं चलेगा। जैसे ही आपने पहले तो दरवाजा ओपन किया, लोग आ गए, अब उनको एग्जिट देने के लिए इसकी मैंडेटरी लिस्टिंग करवाओ स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट। सो टू प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शन फॉर द रिडीमिंग इन्वेस्टर्स, you need to list that on a recognized stock exchange and that's mandatory. Okay, mandatory है। ओपन में तो यार वो वैसे भी निकल जाएगा एनएवी पे बेच के। इंटरवल में एक स्पेसिफिक इंटरवल है, पता है हमको कि हाँ 1 महीने बाद दरवाजे खुलने वाले हैं, तब बाहर आ जाएंगे। क्लोज्ड एंडेड का क्या होगा, तो ये होगा। बेंच मार्किंग के रूल्स बना दिए गए हैं। बेंच मार्किंग मतलब अरे तुम ट्रैक कैसे करोगे तुम्हारे एसआईएफ का परफॉर्मेंस, एक इंडेक्स होना चाहिए ना। मान लो 9th क्लास में किसी ने 90% बनाए, ठीक है, वो रैंक 1 बन गया। अब तुम्हारा बेंचमार्क है कि यार इस पर्सन ने 90% बनाया, मुझे अब क्या करना है, 91% बनाने, इसका बेंचमार्क बीट करना है। तो वैसे ही यहाँ पे बेंचमार्क्स क्या होंगे, इक्विटी फंड आप बीएससी सेंसेक्स को ले सकते हो, निफ्टी 50 को ले सकते हो। डेट फंड के अंदर भी कुछ बेंचमार्क इंडाइसिस होते हैं, उनको ले सकते हो। हाइब्रिड फंड में आप कॉम्बिनेशन ऑफ इंडाइसिस को ले सकते हो। तो यहाँ बेंचमार्किंग रूल्स भी बनाए गए। एसआईएफ कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मैं भी चालू कर दूं क्या, नहीं कर सकता। एनआईएसएम सीरीज 13 का कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, तो वही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कर सकते हैं जिनके पास एनआईएसएम सीरीज 13 का कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन किया हुआ है, वही लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर कोई एजेंट नहीं कर सकता। की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे कुछ दे रखी है, तो उनके हिसाब से आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या आप पढ़ सकते हो, राइट, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट।
रिस्क डिस्क्लोजर्स और एडवर्टीजमेंट के अंदर भी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इन SIF इन्वॉल्व्स अ हायर रिस्क, जैसे बताते हैं ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली वगैरह वगैरह। वैसे ही SIF के अंदर बोलो कि इसके अंदर और ज़्यादा रिस्क है, ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू रिस्क है तो SIF आर सब्जेक्ट टू हायर अमाउंट ऑफ रिस्क, राइट। तो वही वाली लाइन उसके अंदर हायर रिस्क लिख दो रिस्क की जगह, क्योंकि एक्चुअल में है। तो आज यहीं तक, अभी इसके अंदर जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स क्या MCQs भी करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप RBI दे रहे हो, नाबार्ड फाइनेंस दे रहे हो या सेबी जनरल ग्रेड दे रहे हो तो ये आपके लिए डेफिनेटली MCQs इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, सबसे पहले समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। SIF एक इनोवेटिव कैटेगरी है जो PMS से तो नीचे है पर म्यूचुअल फंड से ऊपर है। मिनिमम कितना लगेगा? 10 लाख लगेगा। पोर्टफोलियो की फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे हैं, किनको इन्वेस्ट करना चाहिए, HNIs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखना है, राइट, इन सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ MCQs। पार्टिसिपेटिव रहिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा कि क्या आंसर होने वाला है, राइट। SIF का फुल फॉर्म क्या होता है, जो सेबी ने अभी रिसेंटली लगाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फंड, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड, स्ट्रक्चर्ड इनकम फंड, स्पेशल इनकम फंड। काफी सारे लोग यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड को टिक करके आ जाएंगे, गलत आंसर है। अरे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अभी हमारी कंडीशनिंग हुई हुई, हमने हमेशा से सुना ही SIP है, एकदम से SIF आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड बोलने। नहीं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसका यहां पे ऑब्जेक्टिव है? अरे जो गैप क्रिएट हुआ है ना म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड 250 रुपए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 50 लाख रुपए, अरे बीच में तो कुछ डालो। तो डालते हैं, एक SIF चालू कर दिया, राइट। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा। Which statement correctly describes closed-ended funds? It is not listed and cannot be redeemed daily. It has a fixed number of shares listed on stock exchange. It opens for subscription continuously without any limit, या फिर it is only available to specified category. What should be the correct answer here? आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। इनका फिक्स नंबर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, जस्ट टू गिव एन एग्जिट ऑप्शन। Important. Under which SEBI regulation SIF framework was introduced? म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996, इसको अमेंड करके ये बना है। Which of the following is key eligibility criteria for a mutual fund to establish SIF under Route 1? अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को SIF लॉन्च करना हो तो रूट दो तरीके के हैं। पहला तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन को ले आओ, सॉरी सेकंड वाला। पहला क्या रूट है? मिनिमम AUM 5,000 करोड़, मिनिमम AUM 10,000 करोड़, कोई ऐसा रेगुलेटरी एक्शन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस या फिर अप्रूवल फ्रॉम AMFI या फिर RBI। यहाँ पे 10,000 करोड़ का AUM होना चाहिए और रेगुलेटरी एक्शन नहीं लिया हुआ होना चाहिए, दोनों ही रिक्वायरमेंट है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? साउंड ट्रैक रूट भी बोलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड पर इन्वेस्टर अंडर SIF? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस है। SIF का फुल फॉर्म मेजॉरिटी ऑफ द लोग गलत करेंगे जिनको नहीं आइडिया है। और लिमिट, मिनिमम लिमिट आप सभी जानते हैं 10 लाख रुपए इज द मिनिमम लिमिट हियर। हाउ लॉन्ग कैन एन SIF यूज इट्स पेरेंट्स म्यूचुअल फंड नेम?
ब्रांडिंग पर्पस के लिए। देखो पहली बात तो यूज करना नहीं है, पर अभी नया नया आया है यार, करने दो कुछ टाइम तो 5 साल तक कर सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेरिवेटिव एक्सपोजर अंडर SIF इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यहां पे अनहेज्ड पोर्शन की बात हो रही है, मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव्स अनहेज्ड पोर्शन के अंदर एक्सपोजर ले सकते हो, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 3 चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहला आपका फुल फॉर्म, दूसरा आपका मिनिमम अमाउंट, और तीसरा आपका मैक्सिमम एक्सपोजर इन डेरिवेटिव। यहां पे अनहेज्ड पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है। करेक्ट आंसर है 25% ऑफ नेट असेट्स। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लिस्टिंग ऑफ SIF इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ओनली क्लोज्ड एंडेड फंड्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज। क्या सिर्फ क्लोज्ड एंडेड को ही लिस्टेड होना पड़ता है? ओपन एंडेड नहीं भी होंगे तो चलेगा, इंटरवल वाले नहीं भी होंगे तो चलेगा। इंटरवल फंड्स मस्ट बी मैंडेटरी लिस्टेड। नहीं यार, इंटरवल फंड्स की लिस्टिंग चाहिए होती है, क्लोज्ड एंडेड की नहीं चाहिए होती है। ओपन एंडेड को लिस्टेड करना पड़ता है और किसी को नहीं करना पड़ता है। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। क्या ट्रू है इसमें से? क्या लगता है आपको, क्या ट्रू है? किसकी लिस्टिंग करवानी पड़ती है? एक ही तो होता है जिसकी लिस्टिंग करवानी पड़ती है, राइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहां पे क्लोज्ड एंडेड फंड्स और इंटरवल एंडेड फंड्स दोनों की लिस्टिंग आपको करवानी पड़ती है ताकि एग्जिट ऑप्शन यहां पे मिल पाए, राइट। एग्जिट ऑप्शन यहां पे मिल पाए, ऐसा हमने पढ़ा भी था एक जगह, राइट। सो उस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड, सॉरी इंटरवल की दोनों की बात की गई है, इंटरवल वाले की और क्लोज्ड एंडेड, तो दोनों की आपको क्या करवानी है? यहाँ पे मैंडेटरी लिस्टिंग करवानी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। एक रिस्क बैंड सिस्टम होता है SIF के अंदर, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लास्ट के अंदर नोटिफिकेशन के बिल्कुल एंड पे है। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टिल इसके ऊपर मैंने एक MCQ में इसको कवर कर लिया रादर देन कवरिंग इट इन थ्योरी। इसका क्या पर्पस होता है? अच्छा, आपने देखा हो कभी म्यूचुअल फंड की साइट पे गए हो, म्यूचुअल फंड किसी स्कीम के अंदर गए हो, तो एक रिस्क मीटर बना हुआ होता है जहां पे लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, जनरली वेरी हाई पे ही होता है सबका इक्विटी में, राइट। डेट में जाओगे तो कम पे मिलेगा, इक्विटी में तो जनरली सबका वेरी हाई पे होता है। तो यहाँ SIF के अंदर भी एक रिस्क बैंड नाम से आ गया, होता कुछ नहीं है, रिस्क मीटर ही होता है। इससे आपका रिस्क लेवल, कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किस रिस्क लेवल की है, हाई पे है, लो पे है, मीडियम पे है, वेरी हाई पे है, वो बताने के लिए होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, राइट। मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर।